कब तक अनुसूचित जनजाति के लोग भूखमरी से मरेंगे, गरीबी से मरेंगे और शिक्षा से मरेंगे? कब तक शोषित वंचित रहेंगे? सरकार चली है, 33 वर्षों से सरकार चल रही है, माननीय लालू प्रसाद जी की, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार चली। आज के डेट में तो देख रहे हैं कि सभी पार्टियां जनजाति को वोट लुभाने के लिए जनजाति प्रकोष्ठ बनाने लगी। कौन पूछता था जनजाति को? हमारे नेता बनाए, आरएलजेडी ने जनजाति प्रकोष्ठ बनाया, तो हम देख रहे हैं कि कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, आरजेडी में जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया। क्यों नहीं पहले याद आ रहा था? सत्ता का बगडोर उनके हाथों में आ जाती है तो कहीं ना कहीं जनता को वो भूल जाते हैं। बात आपका सही है, देखिए सत्ता के सुख भोगने वाले नेता नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे, पार्लियामेंट का मेंबर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के एसटी के प्रदेश अध्यक्ष यानी संतोष कुमार गोंड जी मौजूद हैं, यानी नए अभी सदस्यता मिली है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी में इतना बड़ा पद मिला है, आप अपने समाज के लिए या अपने अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्या विकास के लिए कार्य करेंगे? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और ये बताइए कि पार्टी में जिस तरीके से इतना बड़ा पद मिला है, इस पद का गरिमा को रखते हुए अपने समाज को हित में किस प्रकार कार्य करेंगे? देखिए, पद की जहाँ तक बात है, पद बढ़िया चीज़ है। पद ना हो भी तो भी व्यक्ति पार्टी के हित में बहुत बहुत कार्य करके पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उसको आगे बढ़ाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के पूर्व भारत सरकार मंत्री, पार्टी के सुप्रीमो, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आभार प्रकट करता हूं कि जो दलितों के हित में जनजाति प्रकोष्ठ बना के काम किए हैं, यानी कि उनकी सोच है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से वो जुड़े, तब जाके अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाया है संतोष गोंड जी को। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी जो हमको जो पद दिया है, मैं उसको पूरी सच्ची निष्ठा के साथ मैं पार्टी को आगे बढ़ाने में और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में एक कदम दो कदम आगे चलते रहूँगा और लगातार चलने का प्रयास करते रहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी को, जो एक बिहार के जो संगठन का जो विस्तार किए हैं, सोच के विस्तार किए हैं। जो हमारे नेता है उनको वो लिस्ट अभी 2-4 दिन पहले जारी हुआ है, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। पहले जो पार्टी था, उस पार्टी को जेडीयू में विलय करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पहले जो पार्टी था, आरएलएसपी की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि ये मन में हमारा सवाल खटक रहा था जब विलय हो रहा था तो। जी, तो आरएलएसपी की जब बात कर रहे थे तो ये राजनीति है। राजनीति में बड़े भाई छोटे भाई की जो मिलाव हुआ, जो दूरियां थी और मिलाव हुआ, तो मिलाव हुआ तो कहीं बात बनी। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नेता, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता रहा है, तो बात बनी कि आइए साथ में मिलजुल को बिहार को विकास की गति को और तेज किया जाए। हमारे माननीय नेता ने एक बड़ी कुर्बानी, एक बड़ी पार्टी आरएलएसपी को माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू के झोली में डालने का काम किया और उसका नतीजा हुआ, कहीं ना कहीं हमारे नेता को मान सम्मान में ठेस आने लगी। हमारे नेता के जितने बिहार भर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मान सम्मान में ठेस आने लगी। इस पे हमारे नेता कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे नेता मान सम्मान, कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत, माननीय नीतीश कुमार जी ने साजिश के तहत आरएलएसपी को विलय कराने का काम किए। लेकिन हमारे नेता समय रहते चेते और अपनी नई पार्टी का निर्माण कर लिए। और जितनी इनकी फौज है, जितना हम लोग इनके सिपाही हैं, वो एक एक जिला में हजारों हजार की संख्या में अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। जी, सभी संगठन, हमारे जितने रालोसपा का जो भी सिपाही नेता कार्यकर्ता है, एकदम मुस्तैदी के साथ हर जिला में खड़ा है, गांव में खड़ा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब ये जो नया पार्टी बना है, तो बिहार के
विकास के लिए किस प्रकार काम करेगी? क्या फिर दोबारा किसी पार्टी में विलय करेगी कि यह फर्स्ट टाइम अब उपेंद्र कुशवाहा जी को चेतना मिल चुकी है कि अब दोबारा किसी भी पार्टी में हम विलय नहीं करेंगे, तो अपना ही पार्टी खड़ा करके विकास को, बिहार को विकास के लिए क्या कार्य करेगी? बिल्कुल सही बात है। ये पार्टी कोई ये नहीं है कि आज बनाए और कल ये कर दिए, वो साजिश था। साजिश में लोग कामयाब हुए और ये नाकाम भी हुए। तो हमारी पार्टी का ये एजेंडा है कि बिहार की जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें आज तक से जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शोषित वंचित लोग हैं, आज भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। तो हमारी पार्टी का ये निर्णय हुआ है कि जो शोषित वंचित लोग हैं और जो स्वर्ण समाज के भी गरीब लोग हैं, उनको भी हमारी पार्टी के जब राष्ट्रीय लोक जनता दल की सरकार बनेगी तो सब जो भी हमारे लोग हैं, जो हमारे जनता है बिहार की, सबको जो मुहैया चाहिए, जो सुविधा चाहिए, हम उचित मुहैया उनको मिलेगा। ये तो वादा सभी पार्टी करती है। इस तरह का हम जो जनता का मूलभूत सुविधाएं हम देने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथों में आ जाती है, यानी सत्ता का बगडोर उनके हाथों में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता को वो भूल जाते हैं। बात आपका सही है, लेकिन जो हमारे नेता हैं ये सत्ता के सुख भोगने वाले नेता नहीं है। आप लोग भी जानते होंगे, पार्लियामेंट का मेंबर रहे हैं, सदन में गए हैं, कई बार गए हैं, आज भी जो पद मिला था उस पर बरकरार हैं। हमारे नेता को सत्ता का अगर सुख भोगना होता तो कब कब पार्लियामेंट में वो सुख भोगते रहते, लेकिन वैसा नहीं है। जो भी बिहार की जनता को जो भी दिक्कत हुआ है, जब दिक्कत हुआ है, उन्होंने आवाज़ उठाया है और बिहार की जनता को एकदम रोड पे उतर के आंदोलन करके न्याय दिलाने का काम किए हैं। वो सत्ता के सुख भोगने वाले हमारे नेता नहीं हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, इस तरह का ही होना चाहिए। लेकिन हम मुख्य अब बात करेंगे कि आपका जो पद मिला है अनुसूचित जनजाति मोर्चा संभालने के लिए, तो इन समाज के लोगों के लिए क्या क्या विकास के रूप में कार्य अब करने वाली है? हमारी पार्टी जो समस्या होगी, वंचित समाज जनजाति की जो समस्या है, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। हमको लगता है कि अभी तक जो सरकार है, पहले भी सरकार रही है, अनुसूचित जनजातियों का शोषण करने का काम की है। अभी भी जाइएगा अनुसूचित जनजाति के टोला मोहल्ला में तो अशिक्षा है, उनके बच्चे बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं। साथियों, आप जाके घूम के देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी है वो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया, तब जाके जनजाति प्रकोष्ठ बनाया। आज के डेट में तो देख रहे हैं कि सभी पार्टियां जनजाति को वोट लुभाने के लिए जनजाति प्रकोष्ठ बनाने लगी। कौन पूछता था जनजाति को? हमारे नेता बनाए, आरएलजेडी ने जनजाति प्रकोष्ठ बनाया। तो हम देख रहे हैं कि कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, आरजेडी में जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया। क्यों नहीं पहले याद आ रहा था जनजाति? ये भी हम देखना चाहते हैं कि आज सभी को जनजाति याद आने लगा कि नहीं, जनजाति प्रकोष्ठ होना चाहिए। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। इतना तो आपको याद आया कि बिहार की जनजाति यहाँ पे प्रकोष्ठ बनना चाहिए। क्या लग रहा है कि अन्य पार्टी आपकी पार्टी से नकल कर रही है? बिल्कुल नकल कर रही है। पहले भी ऐसा होता तो हम ये बात नहीं बोलते, लेकिन जब भी ये ऐसा हुआ है तो हम देख के बोल रहे हैं, भाई ये तो सच्चाई है, सामने है। कब तक अनुसूचित जनजाति के लोग भूखमरी से मरेंगे, गरीबी से मरेंगे और शिक्षा से मरेंगे? कब तक शोषित वंचित रहेंगे? जब देखिए जो सरकार चली है, 33 वर्षों से सरकार चल रही है, माननीय लालू प्रसाद जी की, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार चली है, जितना भी जो भी सुविधा है वो सिस्टम का कहीं देन है कि अभी भी हमारे शोषित वंचित के लोग भूखमरी है, शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है, ये सिस्टम का देन है। अगर सिस्टम अच्छा होता तो हमको लगता है कि आज तक भूखमरी मिट गई होती। अनुसूचित जनजाति आयोग पर आपकी पार्टी किस प्रकार कार्य करेगी? अनुसूचित जनजाति आयोग देखिए सरकार का चीज़ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित जनजाति, विपक्ष में आपकी पार्टी होगी ना, विपक्ष तो उनसे कहीं ना कहीं मांग करेगी। बिल्कुल मांग करेगी। अब अभी जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आयोग बना है, कई वर्षों बंद करके, कई वर्षों तक बंद था आयोग, अब जाके बना है। अब याद आया कि जनजाति का भी आयोग होना चाहिए। ठीक है साथियों, आयोग हुआ मैं मानता हूं, लेकिन जनजाति की जो सदस्य हैं उसको, वो जो रिक्त पद है उसको भरते, जनजाति के जो सदस्य लोग हैं उसको भरते, और ताकि जो समस्या है बिहार की, जो वंचित है अभी विकास की मुख्य धारा से, वो सिस्टम काम करता है। जो आयोग बना है
लेकिन वो आधा अधूरा है, हमको एक नजर ये मेरा आ रहा है। सवाल है और आम जनताओं का सवाल है कि अनुसूचित जनजाति आयोग बनने से फायदा क्या होता है? देखिए, आयोग तो उसी लिए होता है, जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो आयोग के जो हमारे जैसे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनते हैं, सदस्य बनते हैं, वो उनकी समस्या को सुनते हैं और अपने बोर्ड में रखते हैं ताकि उसको न्याय मिल सके। आयोग का तो यही काम है। चलिए, बहुत बढ़िया बताया। ये बताइए सर कि अभी बिहार में जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, क्या वो सही है? आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब देखिए, इसमें कहने वाली क्या बात है। एक बार तो हुआ कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, तो ये तो सारी बिहार की जनता हमारा जान रही है कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। आप तो सोच ही लेंगे कि भाई शिक्षा, जो एक शिक्षक है उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे इस देश का भविष्य है। अगर शिक्षक गुणवत्तापूर्ण हो तो शिक्षा तो उचित मिलेगा ही। लेकिन एक बार आपने कहा कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, आपने दिया, फिर आपने बीपीएससी के तौर पर इसका रूल जो है बदलने का काम किया है, तो बाकी बच्चे जो तैयारी किए हैं शिक्षा का, वो तो कहीं ना कहीं बीच में वंचित रह रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, ये तो सवाल आपने उसका कर दिया जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम उस स्टूडेंट के बात कर रहे हैं जिस स्टूडेंट का, जिस स्कूल का शिक्षक धरना पर बैठे हैं। देखिए, शिक्षक धरना पर, देखिए ये सरकार की दोहरी नीति, एक तरफ सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, एक तरफ बीपीएससी तौर पे, ये सरकार की दोहरी नीति समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। और शिक्षा, बिहार की शिक्षा क्या बद से बदतर हो गया है। आप सुबह में देखिए, लड़के कोचिंग के लिए दौड़ते हैं, कोचिंग ना होता तो हमको लगता है कि आज बहुत ही नाकाम यहाँ के बच्चे होते, बेरोजगार हो जाते। लेकिन कोचिंग ऐसा एक व्यवस्था है जो कि छोड़ के भागे भागे जाते हैं और कोचिंग से अपना काम चलाते हैं। कहने का मतलब आपका सीधा सवाल ये है कि बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं, प्राइवेट कोचिंगों में जाते हैं, प्राइवेट कोचिंगों में भरोसा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल का शिक्षक धरना पर बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो हम कह ही रहे हैं कि वो भागे भागे कहीं ना कहीं कोचिंग में पहुंच रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, अंधकारमय ना हो। ये तो हुआ है बिहार में। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम पर शुरू से ही उपेंद्र कुशवाहा जी का सोच रहा है कि इसको हम खत्म करेंगे, तो क्या अभी भी इस पे कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, जो सिस्टम है, जो गरीब के बच्चे हैं और यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे जज नहीं बन पाते हैं। कुछ एक लोग गिनती में है इस देश में कि जब होगा तो उन्हीं के लोग होते हैं, और उसकी वैकेंसी हमको लगता है कि नहीं होती है। और किस प्रक्रिया से होती है, उस सिस्टम पर हमारे नेता पहले भी काम किए हैं और आज भी वो काम करेंगे। जो भी उसका सिस्टम है, हमको लगता है कि उस पर काम करेंगे और उचित जो है मेरिट के आधार पर, उसका मेरिट के आधार पर भर्ती किया जाएगा। जो जैसे हम लोग आम वैकेंसी होती है, यहाँ पे एग्जाम देते हैं तो टप आते हैं, यहाँ पे यूपीएससी है, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, उसी तौर पे किया जाए। और जो जिसमें टैलेंट ही हो उसका बेटा जज बने, चाहे गरीब का हो या अमीर का हो, उसी का बेटा जज बने। चलिए, बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल यह है कि क्या 2025 में आपकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। 2025 में हमारी पार्टी पूरे सीट पर चुनाव लड़ेगी और बिहार की जनता भी यह जान चुकी है, हमारे माननीय नेता की जो छवि है, कोई उनमें दाग नहीं है। अभी नज़र उठा के आप देख लीजिए, वो धरना पर बैठे थे अपनी संपत्ति जांच कराने के लिए। कोई ऐसा नेता है कि अपनी संपत्ति जांच कराने के लिए अपने आप बैठ जाए धरना पे? नहीं है। वो बिल्कुल बेदाग नेता है और बिहार के विकास में हमेशा संघर्षरत है। और हमको लगता है कि आरएलजेडी की जब सरकार बनेगी तो चहुमुखी विकास बिहार का होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के पार्टी के अनुसूचित जनजाति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार गोंड जी थे। हम लोग बात किए बिहार के विकास के मुद्दे के लिए, विशेष रूप से हम लोग अनुसूचित जनजाति पर भी चर्चा किए। बाकी इस वीडियो के आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।